लेट्स टॉक मनी पुस्तक का उद्देश्य है आम व्यक्ति को उसके वित्तीय जीवन की जटिलताओं से मुक्त कर एक सरल, स्पष्ट और आत्मनिर्भर मार्ग प्रदान करना। लेखिका मोनिका हालान ने इस पुस्तक को भारतीय संदर्भ में लिखा है, जहां वित्तीय शिक्षा की कमी, पारिवारिक भावनाएं और सामाजिक दबाव व्यक्ति के धन प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। यह पुस्तक न तो केवल अमीरों के लिए है, न ही केवल निवेशकों के लिए। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो नियमित आय अर्जित करता है और अपने जीवन को सुरक्षित, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहता है। इस पुस्तक की विशेषता इसकी भाषा, दृष्टिकोण और संरचना है। लेखिका ने जटिल वित्तीय अवधारणाओं को अत्यंत सरल उदाहरणों, रूपकों और जीवन के अनुभवों के माध्यम से समझाया है। वह पाठक से संवाद करती हैं, उपदेश नहीं देती। हर अध्याय एक नई खिड़की खोलता है, जिससे पाठक अपने धन, जीवन और भविष्य को नए दृष्टिकोण से देखता है। पुस्तक का प्रारंभ धन का संदूक नामक विचार से होता है, एक ऐसा ढांचा जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त वित्तीय गतिविधियों को व्यवस्थित करता है। इसके बाद लेखिका क्रमशः मासिक खर्च, आकस्मिक निधि, बीमा, बचत, निवेश, सेवानिवृत्ति, बच्चों की शिक्षा, वसीयत, सलाहकार और अंततः वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। हर अध्याय एक कदम है आत्मनिरीक्षण से क्रियान्वयन की ओर। यह पुस्तक केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि प्रेरणा भी देती है। यह पाठक को यह सिखाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता कोई स्वप्न नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध यात्रा है। यह यात्रा अनुशासन, धैर्य और समझदारी की मांग करती है, और यह पुस्तक उस यात्रा की विश्वसनीय साथी बनती है। लेट्स टॉक मनी एक आह्वान है, अपने धन को समझो, उसे दिशा दो और अपने जीवन को गरिमा से सजाओ। यह केवल वित्तीय योजना नहीं, यह जीवन की योजना है। अध्याय 1। मनुष्य के जीवन में धन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, किंतु अधिकांश लोग इसे केवल कमाने और खर्च करने की प्रक्रिया तक सीमित समझते हैं। इस अध्याय में लेखिका ने एक अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली विचार प्रस्तुत किया है, धन का संदूक। यह विचार केवल एक रूपक नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन भर की कमाई, बचत, निवेश और व्यय को एक सुव्यवस्थित ढांचे में रख सकते हैं। धन का संदूक एक ऐसा मानसिक ढांचा है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त वित्तीय गतिविधियों को अलग अलग खानों में रखता है। यह संदूक कई खंडों में विभाजित होता है, जैसे मासिक खर्च, आकस्मिक निधि, बीमा, निवेश, सेवानिवृत्ति की योजना, बच्चों की शिक्षा और उत्तराधिकार की व्यवस्था। प्रत्येक खंड का उद्देश्य स्पष्ट होता है और व्यक्ति को यह समझने में सहायता मिलती है कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। लेखिका इस अध्याय में यह स्पष्ट करती हैं कि अधिकांश लोग बिना किसी योजना के धन का उपयोग करते हैं। वे केवल वर्तमान आवश्यकताओं और इच्छाओं के आधार पर खर्च करते हैं, जिससे दीर्घकालिक सुरक्षा और स्वतंत्रता की संभावना क्षीण हो जाती है। धन का संदूक इस अनियंत्रित प्रवृत्ति को एक दिशा देता है। यह व्यक्ति को यह सोचने पर विवश करता है कि क्या वह अपने भविष्य के लिए पर्याप्त योजना बना रहा है, क्या उसकी वर्तमान जीवन शैली
उसके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुकूल है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि धन का संदूक केवल अमीरों के लिए नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो नियमित आय अर्जित करता है और अपने जीवन को सुरक्षित, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहता है। लेखिका ने उदाहरणों के माध्यम से यह दर्शाया है कि एक साधारण वेतनभोगी व्यक्ति भी यदि अपने धन को सही संदूक में रखे तो वह न केवल आकस्मिक संकटों से बच सकता है बल्कि भविष्य में वित्तीय स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकता है। धन का संदूक बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है, किंतु इसके लिए आत्मनिरीक्षण, अनुशासन और स्पष्टता आवश्यक है। व्यक्ति को यह समझना होता है कि उसका जीवन केवल आज का नहीं है बल्कि आने वाले वर्षों की भी योजना बनानी है। यह अध्याय पाठक को प्रेरित करता है कि वह अपने धन को केवल साधन न समझे बल्कि उसे एक संरचना में रखे जिससे उसका जीवन अधिक संतुलित, सुरक्षित और उद्देश्यपूर्ण बन सके। अंततः यह अध्याय एक आह्वान है, अपने धन को समझो, उसे दिशा दो और उसे अपने जीवन के लक्ष्यों की पूर्ति का माध्यम बनाओ। यह केवल वित्तीय योजना नहीं है, यह जीवन की योजना है। अध्याय 2। इस अध्याय में लेखिका ने जीवन के वित्तीय प्रवाह को समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अधिकांश लोग अपनी आय और व्यय को बिना किसी योजना के चलाते हैं, जिससे वे अनजाने में आर्थिक अस्थिरता की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय पाठक को एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिसके माध्यम से वह अपने मासिक धन प्रवाह को स्पष्ट रूप से देख सकता है, समझ सकता है और नियंत्रित कर सकता है। लेखिका बताती हैं कि हर व्यक्ति को एक ऐसा प्रणाली बनानी चाहिए जिसमें उसकी आय, आवश्यक खर्च, बचत और निवेश स्पष्ट रूप से विभाजित हों। यह प्रणाली एक प्रकार की मानसिक तालिका है जिसमें हर महीने की आय सबसे ऊपर आती है, फिर क्रमशः आवश्यक खर्च, आकस्मिक खर्च, बचत और निवेश के खंड आते हैं। इस ढांचे का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने धन को केवल खर्च न करे बल्कि उसे एक उद्देश्यपूर्ण दिशा दे। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आवश्यक खर्चों की पहचान करना अत्यंत आवश्यक है, जैसे घर का किराया, बिजली पानी का बिल, बच्चों की फीस, भोजन आदि। इन खर्चों को पहले स्थान पर रखना चाहिए क्योंकि ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसके बाद आकस्मिक खर्चों की योजना बनानी चाहिए, जैसे चिकित्सा, यात्रा या कोई अप्रत्याशित घटना। इन दोनों के बाद जो धन बचता है उसे बचत और निवेश की ओर मोड़ना चाहिए। लेखिका यह भी स्पष्ट करती हैं कि बचत और निवेश एक जैसे नहीं होते। बचत वह धन है जिसे हम तुरंत आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकते हैं, जबकि निवेश वह है जिसे हम दीर्घकालिक लाभ के लिए लगाते हैं। इस अध्याय में यह विचार अत्यंत स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया है कि व्यक्ति को अपनी मासिक आय का एक निश्चित प्रतिशत बचत के लिए और एक निश्चित प्रतिशत निवेश के लिए निर्धारित करना चाहिए। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि व्यक्ति को अपने खर्चों की निगरानी करनी चाहिए। लेखिका सुझाव देती हैं कि हर महीने के अंत में व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि उसने कहां-कहां खर्च किया, क्या वह आवश्यक था और क्या उसमें सुधार की संभावना है। यह आत्मनिरीक्षण व्यक्ति को अपने वित्तीय व्यवहार को समझने
और सुधारने में सहायता करता है। लेखिका ने यह भी बताया है कि इस प्रणाली को अपनाने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। जब धन का प्रवाह स्पष्ट होता है तो व्यक्ति को यह चिंता नहीं रहती कि वह किसी संकट में फंस जाएगा। वह जानता है कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, आकस्मिकताओं के लिए तैयारी है और भविष्य के लिए निवेश भी हो रहा है। अंततः यह अध्याय पाठक को एक सरल, व्यावहारिक और प्रभावशाली प्रणाली प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वह अपने मासिक धन प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। यह केवल एक वित्तीय योजना नहीं है, यह जीवन को संतुलित, सुरक्षित और उद्देश्यपूर्ण बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। अध्याय 3। इस अध्याय में लेखिका ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांत को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, आकस्मिक निधि की स्थापना। जीवन में अनिश्चितताएं अपरिहार्य हैं। कभी नौकरी चली जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई पारिवारिक संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति के पास तत्काल उपयोग योग्य धन न हो तो वह मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत कठिनाई में पड़ सकता है। यही कारण है कि इस अध्याय में आकस्मिक निधि को पहला निवेश कहा गया है। लेखिका स्पष्ट करती हैं कि निवेश की यात्रा बचत से नहीं बल्कि सुरक्षा से शुरू होती है। जब तक व्यक्ति आकस्मिक परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं होता, तब तक कोई भी दीर्घकालिक निवेश जोखिमपूर्ण होता है। आकस्मिक निधि एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो व्यक्ति को समय पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। यह निधि व्यक्ति को मजबूरी में कर्ज लेने या निवेश तोड़ने से बचाती है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि आकस्मिक निधि कितनी होनी चाहिए। सामान्यतः यह निधि 3 से 6 महीने के आवश्यक खर्चों के बराबर होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का मासिक खर्च 30,000 रुपये है तो उसे 90,000 से 1,80,000 रुपये तक की आकस्मिक निधि बनानी चाहिए। यह राशि व्यक्ति की जीवन शैली, नौकरी की स्थिरता, परिवार की संरचना और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार घट बढ़ सकती है। लेखिका यह भी बताती हैं कि आकस्मिक निधि को कहाँ रखा जाए। इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां से इसे तुरंत निकाला जा सके, जैसे बचत खाता, तरल निधि योजनाएं या अल्पकालिक सावधि जमा। इसे शेयर बाजार या दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां से धन निकालना समय साध्य और जोखिमपूर्ण हो सकता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि आकस्मिक निधि को अलग से रखना चाहिए। इसे मासिक खर्चों या निवेशों के साथ मिलाकर नहीं देखना चाहिए। यह एक स्वतंत्र खंड है जिसका उद्देश्य केवल सुरक्षा है। लेखिका यह भी कहती हैं कि इस निधि को केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही उपयोग करना चाहिए, जैसे नौकरी छूटना, गंभीर बीमारी या पारिवारिक संकट। इसे छुट्टियों, खरीदारी या मनोरंजन के लिए नहीं छेड़ना चाहिए। लेखिका ने इस अध्याय में यह भी बताया है कि आकस्मिक निधि केवल वित्तीय सुरक्षा नहीं देती, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। जब व्यक्ति जानता है कि किसी भी संकट में उसके पास एक सुरक्षित राशि है, तो वह अधिक आत्मविश्वास से जीवन जीता है, बेहतर निर्णय लेता है और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अंततः यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि निवेश की शुरुआत सुरक्षा से होती है। आकस्मिक निधि एक ऐसा आधार है
जिस पर संपूर्ण वित्तीय भवन खड़ा होता है। यह न केवल एक वित्तीय उपकरण है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है, तैयार रहने की, आत्मनिर्भर बनने की और जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार कर उन्हें नियंत्रित करने की। अध्याय 4। इस अध्याय में लेखिका ने बीमा की वास्तविक भूमिका को स्पष्ट किया है और उस भ्रम को दूर किया है जो अधिकांश लोगों के मन में बीमा को लेकर होता है। आमतौर पर लोग बीमा को एक निवेश के रूप में देखते हैं, ऐसा साधन जिसमें पैसा लगाया जाए और भविष्य में लाभ प्राप्त हो। किंतु लेखिका इस अध्याय में यह दृढ़ता से कहती हैं कि बीमा का उद्देश्य लाभ नहीं, सुरक्षा है। यह एक ऐसा कवच है जो जीवन की अनिश्चितताओं से रक्षा करता है, न कि धन वृद्धि का माध्यम बनता है। बीमा दो प्रकार के होते हैं, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा। जीवन बीमा का उद्देश्य है कि यदि किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। यह बीमा परिवार की स्थिरता और सम्मान की रक्षा करता है। वहीं स्वास्थ्य बीमा व्यक्ति को चिकित्सा व्यय से बचाता है, जिससे वह किसी बीमारी या दुर्घटना के समय आर्थिक संकट में न पड़े। लेखिका इस अध्याय में यह भी स्पष्ट करती हैं कि बीमा और निवेश को कभी मिलाना नहीं चाहिए। बाजार में कई योजनाएं हैं जो बीमा के साथ साथ निवेश का वादा करती हैं, जैसे एंडोमेंट योजनाएं, यूलिप योजनाएं आदि। किंतु ये योजनाएं न तो पर्याप्त बीमा देती हैं, न ही प्रभावी निवेश। इनसे व्यक्ति भ्रमित होता है और उसकी वित्तीय योजना कमजोर पड़ जाती है। लेखिका का सुझाव है कि व्यक्ति को शुद्ध टर्म बीमा लेना चाहिए, ऐसा बीमा जो केवल मृत्यु के जोखिम को कवर करता है और जिसकी प्रीमियम राशि न्यूनतम होती है। स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में लेखिका बताती हैं कि यह आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। चिकित्सा व्यय दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और एक गंभीर बीमारी व्यक्ति की वर्षों की बचत को समाप्त कर सकती है। इसलिए एक ऐसा स्वास्थ्य बीमा लेना चाहिए जो परिवार के सभी सदस्यों को कवर करे और जिसमें अस्पतालों की व्यापक सूची हो। लेखिका यह भी कहती हैं कि यदि व्यक्ति के पास कंपनी द्वारा दिया गया बीमा है, तब भी उसे एक व्यक्तिगत बीमा लेना चाहिए, क्योंकि नौकरी बदलने या छोड़ने पर वह बीमा समाप्त हो सकता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि बीमा लेने से पहले व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना चाहिए। जीवन बीमा की राशि इतनी होनी चाहिए कि परिवार की आवश्यकताएं, बच्चों की शिक्षा, ऋण की अदायगी और जीवन यापन की लागत पूरी हो सके। स्वास्थ्य बीमा की राशि भी परिवार के आकार, आयु और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार तय होनी चाहिए। लेखिका यह भी कहती हैं कि बीमा एक ऐसा विषय है जिसमें भावनाएं नहीं, तर्क और गणना आवश्यक है। बीमा को पैसा डूबने वाला साधन नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसी व्यवस्था मानना चाहिए जो संकट के समय जीवन को संभालती है। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि बीमा लेना एक जिम्मेदारी है, स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए। अंततः यह अध्याय बीमा को एक निवेश नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच के रूप में प्रस्तुत करता है। यह व्यक्ति को भ्रम से निकालकर स्पष्टता की ओर ले जाता है और उसे यह सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में बीमा पहला रक्षक है, एक ऐसा रक्षक
जो बिना लाभ की अपेक्षा के केवल सुरक्षा देता है। अध्याय 5। इस अध्याय में लेखिका ने दो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों बचत और निवेश के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। सामान्यतः लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, किंतु लेखिका यह बताती हैं कि इनका उद्देश्य, प्रकृति और उपयोग पूरी तरह भिन्न है। यह अध्याय पाठक को वित्तीय समझ की गहराई में ले जाता है और उसे यह सिखाता है कि कब, क्यों और कैसे बचत और निवेश करना चाहिए। बचत वह धन है जिसे व्यक्ति अपनी आय से अलग रखता है ताकि उसे तत्काल आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके। यह धन तरल होता है, अर्थात तुरंत निकाला जा सकता है। बचत का उद्देश्य सुरक्षा है, न कि वृद्धि। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी व्यक्ति को अगले महीने किसी चिकित्सा व्यय की आशंका है, तो वह उस राशि को बचत में रखेगा ताकि समय पर उसका उपयोग कर सके। बचत का स्थान सामान्यतः बचत खाता, नकद या अल्पकालिक जमा होता है। वहीं निवेश वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने धन को दीर्घकालिक लाभ के लिए लगाता है। इसका उद्देश्य धन वृद्धि है, न कि तत्काल उपयोग। निवेश योजनाएं समय के साथ धन को बढ़ाती हैं, किंतु इनमें जोखिम भी होता है। निवेश के उदाहरण हैं म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड, संपत्ति आदि। निवेश से व्यक्ति भविष्य की आवश्यकताओं जैसे सेवानिवृत्ति, बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना की पूर्ति करता है। लेखिका इस अध्याय में यह भी स्पष्ट करती हैं कि बचत और निवेश की मात्रा व्यक्ति की आय, व्यय, जीवन शैली और लक्ष्यों पर निर्भर करती है। कोई निश्चित प्रतिशत नहीं है, किंतु एक सामान्य मार्गदर्शन यह है कि व्यक्ति अपनी आय का एक भाग बचत के लिए और एक भाग निवेश के लिए निर्धारित करे। बचत पहले आती है, निवेश बाद में। जब आकस्मिक निधि और मासिक खर्च सुरक्षित हो जाएं, तभी निवेश की ओर बढ़ना चाहिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि निवेश के लिए योजना आवश्यक है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है, कितने वर्षों में कितना धन चाहिए, किस उद्देश्य के लिए चाहिए और वह कितना जोखिम उठा सकता है। इसके आधार पर ही निवेश का माध्यम चुना जाना चाहिए। यदि लक्ष्य 5 वर्षों का है, तो म्यूचुअल फंड उपयुक्त हो सकता है। यदि 20 वर्षों का है, तो शेयरों में निवेश किया जा सकता है। लेखिका यह भी कहती हैं कि निवेश केवल अमीरों का खेल नहीं है। एक सामान्य वेतनभोगी व्यक्ति भी यदि नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी राशि निवेश करे, तो वह दीर्घकाल में एक बड़ा कोष बना सकता है। निवेश अनुशासन और धैर्य की मांग करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ धन बढ़ता है, न कि तुरंत। इस अध्याय में यह भी चेतावनी दी गई है कि कई लोग निवेश को जल्दी अमीर बनने का साधन समझते हैं और बिना समझ के जोखिम उठाते हैं। यह प्रवृत्ति अत्यंत हानिकारक है। निवेश को समझना, योजना बनाना और नियमितता बनाए रखना आवश्यक है। लेखिका यह भी कहती हैं कि निवेश की समीक्षा समय समय पर करनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि लक्ष्य की दिशा में प्रगति हो रही है या नहीं। अंततः यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि बचत और निवेश दो अलग अलग स्तंभ हैं, एक सुरक्षा का, दूसरा वृद्धि का। दोनों आवश्यक हैं, किंतु उनका उद्देश्य भिन्न है।
व्यक्ति को इन दोनों को समझकर संतुलित रूप से अपनाना चाहिए ताकि उसका वित्तीय जीवन सुरक्षित भी रहे और समृद्ध भी। यह अध्याय वित्तीय समझ की नींव को मजबूत करता है और व्यक्ति को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। अध्याय 6। इस अध्याय में लेखिका ने म्यूचुअल निधियों की अवधारणा को अत्यंत सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया है। भारत जैसे देश में जहां अधिकांश लोग पारंपरिक निवेश साधनों जैसे सावधि जमा, सोना या संपत्ति को प्राथमिकता देते हैं, वहां म्यूचुअल निधि एक आधुनिक, प्रभावशाली और सुलभ विकल्प के रूप में उभरती है। यह अध्याय पाठक को इस विकल्प की गहराई, संरचना और उपयोगिता से परिचित कराता है। म्यूचुअल निधि एक ऐसा निवेश माध्यम है जिसमें अनेक निवेशकों का धन एकत्रित कर विशेषज्ञ प्रबंधक द्वारा विभिन्न प्रतिभूतियों जैसे शेयर, बांड, सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाता है। इसका उद्देश्य जोखिम को विभाजित करना और निवेशकों को विविधता का लाभ देना है। लेखिका बताती हैं कि यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो स्वयं निवेश का विश्लेषण नहीं कर सकते किंतु दीर्घकालिक धन वृद्धि की इच्छा रखते हैं। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि म्यूचुअल निधियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे इक्विटी निधि, ऋण निधि, संतुलित निधि, तरल निधि आदि। प्रत्येक का उद्देश्य, जोखिम स्तर और लाभ की संभावना भिन्न होती है। उदाहरण स्वरूप, इक्विटी निधियां शेयर बाजार में निवेश करती हैं और दीर्घकालिक लाभ देती हैं, किंतु इनमें जोखिम अधिक होता है। वहीं ऋण निधियां सरकारी या निजी बांडों में निवेश करती हैं और अपेक्षाकृत सुरक्षित होती हैं। तरल निधियां अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होती हैं क्योंकि इनमें धन तुरंत निकाला जा सकता है। लेखिका यह भी बताती हैं कि म्यूचुअल निधि में निवेश करने के दो प्रमुख मार्ग हैं, एकमुश्त निवेश और व्यवस्थित निवेश योजना। एकमुश्त निवेश में व्यक्ति एक बार में बड़ी राशि लगाता है, जबकि व्यवस्थित निवेश योजना में वह हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करता है। यह योजना विशेष रूप से वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इससे अनुशासन बना रहता है और बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव कम होता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि म्यूचुअल निधि का चयन करते समय व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे निधि का उद्देश्य, प्रबंधक का अनुभव, पिछले वर्षों का प्रदर्शन, व्यय अनुपात और जोखिम स्तर। लेखिका यह भी कहती हैं कि केवल पिछले प्रदर्शन के आधार पर निधि का चयन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी संरचना और दीर्घकालिक रणनीति को समझना चाहिए। लेखिका यह भी स्पष्ट करती हैं कि म्यूचुअल निधि में निवेश करने के लिए व्यक्ति को किसी दलाल या एजेंट की आवश्यकता नहीं है। आज के डिजिटल युग में कोई भी व्यक्ति सीधे निधि कंपनियों की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से निवेश कर सकता है। यह प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सुरक्षित है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि म्यूचुअल निधि में निवेश करने से व्यक्ति को विविधता का लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं शेयर खरीदता है तो वह कुछ ही कंपनियों में निवेश कर सकता है, किंतु म्यूचुअल निधि के माध्यम से वह अनेक कंपनियों, क्षेत्रों और प्रतिभूतियों में निवेश करता है, जिससे उसका जोखिम कम होता है और लाभ की संभावना बढ़ती है।
अंततः यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि म्यूचुअल निधि एक ऐसा निवेश माध्यम है जो सरलता, विविधता और विशेषज्ञता प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो दीर्घकालिक धन वृद्धि चाहते हैं किंतु स्वयं निवेश का विश्लेषण नहीं कर सकते। यह अध्याय निवेश की दुनिया के द्वार खोलता है और पाठक को आत्मनिर्भरता, समझदारी और संतुलन की ओर ले जाता है। अध्याय 7। इस अध्याय में लेखिका ने सेवानिवृत्ति की योजना को एक अनिवार्य जीवन चिंतन के रूप में प्रस्तुत किया है। अधिकांश लोग अपने कार्यशील जीवन में वर्तमान आवश्यकताओं और इच्छाओं में इतने उलझे रहते हैं कि वे भविष्य की स्थिरता और स्वतंत्रता की ओर ध्यान नहीं देते। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि सेवानिवृत्ति कोई दूर की बात नहीं, बल्कि एक निश्चित पड़ाव है जिसकी तैयारी आज से ही प्रारंभ होनी चाहिए। लेखिका स्पष्ट करती हैं कि सेवानिवृत्ति का अर्थ केवल नौकरी छोड़ना नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जब व्यक्ति की आय का स्रोत समाप्त हो जाता है किंतु व्यय और आवश्यकताएं बनी रहती हैं। ऐसे समय में यदि व्यक्ति के पास नियमित आय का कोई साधन न हो तो वह दूसरों पर निर्भर हो जाता है, चाहे वह संतान हो, समाज हो या सरकार। यह निर्भरता व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और मानसिक शांति को प्रभावित करती है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि सेवानिवृत्ति की योजना बनाते समय 3 प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए: जीवन की अवधि, व्यय की प्रकृति और मुद्रास्फीति का प्रभाव। आज के समय में चिकित्सा सुविधाओं और जीवन शैली में सुधार के कारण व्यक्ति अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है तो उसे कम से कम 25 से 30 वर्षों की वित्तीय योजना बनानी चाहिए। यह अवधि छोटी नहीं है और इसके लिए एक ठोस धनराशि की आवश्यकता होती है। लेखिका यह भी कहती हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद व्यय समाप्त नहीं होते, बल्कि कई बार बढ़ जाते हैं। चिकित्सा व्यय, घरेलू खर्च, सामाजिक गतिविधियां और आकस्मिक आवश्यकताएं बनी रहती हैं। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ वृद्धि व्यक्ति की बचत को धीरे धीरे क्षीण कर देती है। इसलिए सेवानिवृत्ति की योजना बनाते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सेवानिवृत्ति के लिए निवेश का चयन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। दीर्घकालिक योजनाएं जैसे म्यूचुअल निधियां, पेंशन योजनाएं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और संपत्ति निवेश उपयुक्त हो सकते हैं। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सेवानिवृत्ति की योजना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सतत यात्रा है जिसमें समय समय पर समीक्षा, समायोजन और अनुशासन आवश्यक है। लेखिका यह भी स्पष्ट करती हैं कि सेवानिवृत्ति की योजना केवल आर्थिक नहीं, मानसिक भी होती है। व्यक्ति को यह स्वीकार करना होता है कि एक दिन उसकी आय समाप्त हो जाएगी और उसे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आज से ही तैयारी करनी होगी। यह तैयारी केवल धन की नहीं, बल्कि सोच की भी होती है। एक ऐसी सोच जो भविष्य को गंभीरता से देखती है और वर्तमान को उसके अनुरूप ढालती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सेवानिवृत्ति की योजना जितनी जल्दी शुरू की जाए उतनी ही सरल और प्रभावशाली होती है। यदि कोई व्यक्ति
30 वर्ष की आयु में योजना बनाना शुरू करता है तो उसे कम राशि निवेश करनी पड़ती है और उसका धन समय के साथ अधिक बढ़ता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति 50 वर्ष की आयु में योजना बनाता है तो उसे अधिक राशि निवेश करनी पड़ती है और जोखिम भी अधिक होता है। अंततः यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि सेवानिवृत्ति की योजना एक जिम्मेदारी है, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति और जीवन के प्रति। यह केवल एक वित्तीय निर्णय नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है जो व्यक्ति को स्वतंत्र, सम्मानित और सुरक्षित बनाती है। यह अध्याय एक आह्वान है। आज से ही सोचो, योजना बनाओ और अपने भविष्य को गरिमा से सजाओ। अध्याय 8। इस अध्याय में लेखिका ने बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय योजना को एक भावनात्मक नहीं, बल्कि तार्किक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर बल दिया है। भारतीय समाज में बच्चों की शिक्षा को लेकर अत्यधिक भावनात्मकता जुड़ी होती है। माता-पिता अपने बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा देना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी आवश्यकताओं की बलि ही क्यों न देनी पड़े। किंतु लेखिका इस अध्याय में यह स्पष्ट करती हैं कि शिक्षा की योजना केवल भावना से नहीं, विवेक और गणना से बननी चाहिए। लेखिका बताती हैं कि बच्चों की शिक्षा एक दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य है, जिसमें समय, धन और योजना तीनों की आवश्यकता होती है। यह लक्ष्य तब और भी जटिल हो जाता है जब माता-पिता को यह तय करना होता है कि कौन सी शिक्षा, किस संस्थान में, किस देश में और कितने वर्षों तक दी जाएगी। इन सभी बातों का मूल्यांकन किए बिना यदि कोई योजना बनाई जाती है तो वह अधूरी, असंतुलित और जोखिमपूर्ण हो सकती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि बच्चों की शिक्षा के लिए धन जुटाने की प्रक्रिया समय के साथ सरल हो सकती है यदि योजना प्रारंभिक अवस्था में ही बना ली जाए। यदि कोई माता-पिता अपने बच्चे के जन्म के समय से ही निवेश करना शुरू करें तो उन्हें हर महीने छोटी राशि ही लगानी पड़ेगी और दीर्घकाल में एक बड़ा कोष तैयार हो सकता है। वहीं यदि योजना देर से शुरू की जाए तो मासिक निवेश की राशि अधिक हो जाती है और जोखिम भी बढ़ता है। लेखिका यह भी स्पष्ट करती हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश का चयन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। दीर्घकालिक लक्ष्य होने के कारण इक्विटी आधारित म्यूचुअल निधियां उपयुक्त हो सकती हैं, किंतु इनमें जोखिम भी होता है। यदि लक्ष्य 5 से 7 वर्षों में पूरा होना है तो संतुलित निधियां या ऋण आधारित योजनाएं बेहतर हो सकती हैं। लेखिका यह भी कहती हैं कि शिक्षा के लिए अलग से एक निवेश खाता बनाना चाहिए, जिससे उस धन का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए न हो। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि बच्चों की शिक्षा की योजना बनाते समय माता-पिता को अपनी सीमाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। कई बार सामाजिक दबाव, तुलना या भावनात्मकता के कारण माता-पिता अत्यधिक महंगी शिक्षा की योजना बनाते हैं, जो उनकी वित्तीय स्थिति के अनुकूल नहीं होती। इससे न केवल आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, बल्कि परिवार की संपूर्ण वित्तीय योजना भी प्रभावित होती है। लेखिका सुझाव देती हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और आत्मनिर्भरता है, न कि केवल प्रतिष्ठा या दिखावा। लेखिका यह भी कहती हैं कि बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ वित्तीय समझ भी देना आवश्यक है। यदि बच्चे यह समझें कि उनकी शिक्षा के लिए माता-पिता ने वर्षों तक योजना बनाई, त्याग किया और अनुशासन रखा, तो वे स्वयं भी
जीवन में वित्तीय जिम्मेदारी को समझेंगे और अपनाएंगे। यह अध्याय केवल माता-पिता के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण परिवार के लिए एक शिक्षण है, योजना, संतुलन और समझदारी का। अंततः यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि बच्चों की शिक्षा एक पवित्र उत्तरदायित्व है, किंतु इसे भावना से नहीं, विवेक से निभाना चाहिए। यह केवल एक वित्तीय लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है, जिसमें भविष्य की तैयारी, वर्तमान की समझ और परिवार की स्थिरता जुड़ी होती है। यह अध्याय एक मार्गदर्शन है। सोचो, योजना बनाओ और अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ वित्तीय समझ भी दो। अध्याय 9। इस अध्याय में लेखिका ने वसीयत और नामांकन की प्रक्रिया को एक अत्यंत आवश्यक किंतु अक्सर उपेक्षित पहलू के रूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय समाज में मृत्यु और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर बात करना असहज माना जाता है, जिससे लोग इन विषयों को टालते रहते हैं। किंतु लेखिका यह स्पष्ट करती हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई, संपत्ति और योजनाओं को सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाना चाहता है, तो उसे वसीयत और नामांकन की प्रक्रिया को गंभीरता से अपनाना चाहिए। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है, जिसमें व्यक्ति यह स्पष्ट करता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति, निवेश, बैंक खाते, बीमा और अन्य वित्तीय साधनों का वितरण किस प्रकार होगा। यह दस्तावेज न केवल उत्तराधिकारियों को स्पष्टता देता है, बल्कि विवाद, भ्रम और कानूनी उलझनों से भी बचाता है। लेखिका बताती हैं कि वसीयत बनाना कोई जटिल कार्य नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति स्वयं लिख सकता है, बशर्ते उसमें स्पष्टता, तिथि, हस्ताक्षर और 2 गवाहों की उपस्थिति हो। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि वसीयत के बिना यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार वितरित होती है, जो कई बार परिवार की वास्तविक आवश्यकताओं और भावनाओं के विपरीत हो सकती है। इससे न केवल संपत्ति का बंटवारा असंतुलित होता है, बल्कि पारिवारिक संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। लेखिका यह भी कहती हैं कि वसीयत को समय समय पर अद्यतन करना चाहिए, जैसे विवाह, संतान का जन्म, संपत्ति की खरीद या बिक्री या किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु। नामांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने बैंक खाते, बीमा, म्यूचुअल निधि, पीपीएफ और अन्य वित्तीय साधनों के लिए एक नामित व्यक्ति तय करता है, जो उसकी मृत्यु के पश्चात उस धन को प्राप्त करेगा। किंतु लेखिका ये स्पष्ट करती हैं कि नामांकित व्यक्ति केवल प्राप्तकर्ता होता है, मालिक नहीं। यदि वसीयत में कोई अन्य व्यक्ति को संपत्ति दी गई है, तो नामांकित व्यक्ति को वह संपत्ति अंततः सौंपनी पड़ती है। इसलिए वसीयत और नामांकन दोनों का समन्वय आवश्यक है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कई लोग केवल नामांकन करके संतुष्ट हो जाते हैं और वसीयत नहीं बनाते। यह प्रवृत्ति अत्यंत जोखिमपूर्ण है, क्योंकि नामांकन केवल प्रक्रिया को सरल बनाता है, कानूनी अधिकार नहीं देता। लेखिका सुझाव देती हैं कि व्यक्ति को अपने सभी वित्तीय साधनों की सूची बनाकर उनके लिए नामांकन और वसीयत दोनों की व्यवस्था करनी चाहिए। लेखिका यह भी कहती हैं कि वसीयत और नामांकन केवल वृद्धावस्था का विषय नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह युवा हो या अधेड़, यदि उसके पास संपत्ति या उत्तरदायित्व है, तो उसे यह व्यवस्था करनी चाहिए। जीवन अनिश्चित है और तैयारी केवल भविष्य के लिए नहीं,
वर्तमान की सुरक्षा के लिए भी होती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि वसीयत बनाते समय व्यक्ति को भावनात्मक नहीं, तर्कसंगत होना चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि कौन से उत्तराधिकारी को क्या देना उचित होगा, किसकी आवश्यकता अधिक है और किस संपत्ति का क्या उपयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया केवल वितरण की नहीं, उत्तरदायित्व की होती है। अंततः यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि वसीयत और नामांकन एक ऐसी व्यवस्था है जो जीवन के बाद भी व्यक्ति की इच्छाओं, मूल्यों और उत्तरदायित्वों को जीवित रखती है। यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक नैतिक उत्तरदायित्व है परिवार की सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता के लिए। यह अध्याय एक आह्वान है, मृत्यु से न डरें, बल्कि उसकी तैयारी करें ताकि जीवन की कमाई सही हाथों में जाए और संबंधों में सम्मान बना रहे। अध्याय 10। इस अध्याय में लेखिका ने वित्तीय सलाहकार की भूमिका, आवश्यकता और चयन की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाया है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं में, जहां निवेश के विकल्प अनेक हैं, नियम बदलते रहते हैं और व्यक्ति की आवश्यकताएं समय के साथ परिवर्तित होती हैं, वहां एक योग्य, ईमानदार और समझदार वित्तीय सलाहकार का साथ अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि कब, क्यों और कैसे किसी सलाहकार की सहायता लेनी चाहिए। लेखिका स्पष्ट करती हैं कि हर व्यक्ति को वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति स्वयं निवेश की समझ रखता है, नियमित रूप से योजना बनाता है और अपने लक्ष्यों की दिशा में अनुशासित रूप से बढ़ रहा है, तो वह स्वतंत्र रूप से अपनी वित्तीय यात्रा तय कर सकता है। किंतु यदि व्यक्ति को निवेश की जानकारी नहीं है, विकल्पों की तुलना नहीं कर सकता या भावनात्मक निर्णय लेता है, तो उसे एक योग्य सलाहकार की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि वित्तीय सलाहकार केवल उत्पाद बेचने वाला नहीं होता। उसका कार्य है व्यक्ति की आवश्यकताओं को समझना, लक्ष्य निर्धारित करना, जोखिम का मूल्यांकन करना और उसके अनुसार एक संतुलित योजना बनाना। एक अच्छा सलाहकार व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पड़ावों जैसे विवाह, संतान, सेवानिवृत्ति, आकस्मिक संकट के अनुसार योजना को समायोजित करता है। लेखिका यह भी स्पष्ट करती हैं कि सलाहकार का चयन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। कई बार लोग ऐसे एजेंटों के संपर्क में आ जाते हैं जो केवल बीमा, म्यूचुअल निधि या अन्य उत्पाद बेचने में रुचि रखते हैं और व्यक्ति की वास्तविक आवश्यकताओं को नहीं समझते। ऐसे सलाहकारों से बचना चाहिए। लेखिका सुझाव देती हैं कि व्यक्ति को फी ओनली सलाहकार चुनना चाहिए, अर्थात ऐसा सलाहकार जो उत्पादों की बिक्री से नहीं बल्कि परामर्श शुल्क से आय अर्जित करता है। इससे हितों का टकराव नहीं होता और सलाह निष्पक्ष होती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सलाहकार से क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए। व्यक्ति को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी आय, व्यय, लक्ष्य, जोखिम, सहनशीलता क्या है। सलाहकार को नियमित रूप से योजना की समीक्षा करनी चाहिए, परिवर्तन सुझाने चाहिए और व्यक्ति को वित्तीय समझ भी देनी चाहिए। लेखिका यह भी कहती हैं कि सलाहकार से प्रश्न पूछना, संदेह करना और पारदर्शिता मांगना व्यक्ति का अधिकार है। लेखिका यह भी चेतावनी देती हैं कि कई बार लोग सलाहकार को सब कुछ सौंप देते हैं और स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते। यह प्रवृत्ति गलत है। सलाहकार मार्गदर्शन देता है, निर्णय व्यक्ति को ही लेना होता है।
वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है समझदारी से निर्णय लेना, न कि केवल दूसरों पर निर्भर रहना। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सलाहकार के साथ संबंध केवल व्यावसायिक नहीं, विश्वास का होता है। यदि व्यक्ति को लगता है कि सलाहकार उसकी आवश्यकताओं को नहीं समझ रहा या केवल उत्पाद बेचने में रुचि रखता है, तो उसे सलाहकार बदलने में संकोच नहीं करना चाहिए। यह संबंध दीर्घकालिक होता है और इसमें पारदर्शिता, ईमानदारी और समझ आवश्यक है। अंततः यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि वित्तीय सलाहकार एक सहायक, मार्गदर्शक और संरक्षक होता है, किंतु अंतिम निर्णय का अधिकार और उत्तरदायित्व व्यक्ति का ही होता है। यह अध्याय एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसमें सलाहकार की भूमिका को समझा जाता है, उसकी सीमाओं को पहचाना जाता है और व्यक्ति को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया जाता है। यह अध्याय एक आह्वान है, समझदारी से चुनो, स्पष्टता से संवाद करो और अपने वित्तीय जीवन को दिशा दो। अध्याय 11। इस अध्याय में लेखिका ने वित्तीय स्वतंत्रता की अवधारणा को एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि के रूप में प्रस्तुत किया है। यह स्वतंत्रता केवल धन की उपलब्धता नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय बिना आर्थिक दबाव के ले सकता है, चाहे वह नौकरी छोड़ना हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा पर जाना हो या केवल शांति से जीवन जीना हो। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता कोई स्वप्न नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध यात्रा है। लेखिका स्पष्ट करती हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है नियमित आय के बिना भी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना। इसके लिए व्यक्ति को एक ऐसा कोष बनाना होता है जो उसकी मासिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके और वह कोष समय के साथ समाप्त न हो। यह कोष केवल बचत से नहीं बनता, बल्कि समझदारी से किए गए निवेश, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से बनता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है अपने मासिक खर्चों की स्पष्टता। व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि उसे हर महीने कितनी राशि की आवश्यकता होती है, भोजन, आवास, चिकित्सा, यात्रा, सामाजिक गतिविधियों आदि के लिए। इसके बाद उसे यह तय करना होता है कि वह कितनी राशि का कोष बनाए, जिससे वह बिना आय के भी वर्षों तक जीवन जी सके। लेखिका यह भी कहती हैं कि इस कोष को बनाने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से निवेश करना होता है और वह निवेश ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ बढ़े, मुद्रास्फीति को मात दे और जोखिम को संतुलित करे। म्यूचुअल निधियां, शेयर, बॉन्ड, संपत्ति और पेंशन योजनाएं इस दिशा में सहायक हो सकती हैं, किंतु निवेश का चयन व्यक्ति की जोखिम सहनशीलता, आयु, लक्ष्य और जीवन शैली के अनुसार होना चाहिए। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल धन की नहीं, सोच की भी होती है। व्यक्ति को यह समझना होता है कि उसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और वह उसके लिए क्या त्याग कर सकता है। कई बार लोग अधिक कमाने की दौड़ में अपने स्वास्थ्य, संबंध और मानसिक शांति को खो देते हैं। लेखिका यह स्पष्ट करती हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है संतुलन, न कि केवल धन का संचय। लेखिका यह भी बताती हैं कि इस स्वतंत्रता की दिशा में यात्रा धीरे धीरे होती है। व्यक्ति को छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए, जैसे आकस्मिक निधि बनाना, ऋण समाप्त करना, मासिक निवेश
शुरू करना और दीर्घकालिक योजना बनाना। हर लक्ष्य व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर एक कदम आगे ले जाता है। यह यात्रा अनुशासन, धैर्य और आत्मनिरीक्षण की मांग करती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि वित्तीय स्वतंत्रता व्यक्ति को मानसिक शांति देती है। जब व्यक्ति जानता है कि वह किसी पर निर्भर नहीं है, कि उसके पास विकल्प हैं और कि वह अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं रखता है, तो वह अधिक आत्मविश्वास से निर्णय लेता है, संबंधों में संतुलन रखता है और जीवन को उद्देश्यपूर्ण जीता है। अंततः यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता कोई दूर का सपना नहीं। यह अध्याय एक आह्वान है। अपने जीवन को समझो, योजना बनाओ और उस स्वतंत्रता की ओर बढ़ो जहां निर्णय तुम्हारे हों और जीवन तुम्हारा हो। अध्याय 12। इस अंतिम अध्याय में लेखिका ने संपूर्ण पुस्तक की शिक्षाओं को एक ठोस क्रियान्वयन योजना में परिवर्तित करने का मार्ग प्रस्तुत किया है। अब तक के सभी अध्यायों में पाठक ने वित्तीय जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे आय, व्यय, बचत, निवेश, बीमा, आकस्मिक निधि, सेवानिवृत्ति, बच्चों की शिक्षा, वसीयत और सलाहकार को समझा है। किंतु केवल समझना पर्याप्त नहीं होता, उसे जीवन में लागू करना ही वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है। यही उद्देश्य इस अध्याय का है, एक ऐसा एक्शन प्लान जो पाठक को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाए। लेखिका स्पष्ट करती हैं कि योजना बनाना एक सतत प्रक्रिया है, न कि एक बार का कार्य। व्यक्ति को अपने जीवन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। उसकी आय कितनी है, व्यय कैसे हैं, बचत और निवेश की स्थिति क्या है और कौन-कौन से जोखिम अभी तक संरक्षित नहीं हैं। यह मूल्यांकन एक दर्पण की तरह होता है जो व्यक्ति को उसकी वित्तीय वास्तविकता दिखाता है। इस अध्याय में लेखिका ने एक क्रमबद्ध योजना प्रस्तुत की है जिसे चरणबद्ध रूप से अपनाया जा सकता है। मासिक खर्चों की सूची बनाना। सबसे पहले व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है। इसके लिए उसे हर खर्च को लिखना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। आकस्मिक निधि की स्थापना। 3 से 6 महीने के आवश्यक खर्चों के बराबर एक सुरक्षित निधि बनानी चाहिए जिसे केवल आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाए। बीमा की समीक्षा। जीवन और स्वास्थ्य बीमा की स्थिति को देखना चाहिए। यदि बीमा अपर्याप्त है या मिश्रित योजनाएं हैं तो उन्हें शुद्ध योजनाओं में परिवर्तित करना चाहिए। बचत और निवेश का संतुलन बनाना। मासिक आय का एक निश्चित भाग बचत के लिए और एक भाग दीर्घकालिक निवेश के लिए निर्धारित करना चाहिए। निवेश का चयन लक्ष्य, अवधि और जोखिम के अनुसार होना चाहिए। सेवानिवृत्ति की योजना बनाना यह दीर्घकालिक लक्ष्य है जिसके लिए नियमित निवेश आवश्यक है। व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि उसे कितनी राशि की आवश्यकता होगी और वह कितने वर्षों में वह कोष बना सकता है। बच्चों की शिक्षा के लिए अलग योजना बनाना। इस उद्देश्य के लिए एक स्वतंत्र निवेश खाता बनाना चाहिए जिससे उस धन का उपयोग अन्य कार्यों में न हो। वसीयत और नामांकन की व्यवस्था करना। सभी वित्तीय साधनों के लिए नामांकन करना और एक स्पष्ट वसीयत बनाना आवश्यक है जिससे उत्तराधिकार की प्रक्रिया सरल और विवाद मुक्त हो। सलाहकार का चयन यदि आवश्यक हो
यदि व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ है, तो एक योग्य, निष्पक्ष और पारदर्शी सलाहकार का चयन करना चाहिए।